जय हिंद, वंदे मातरम। आज से एनसीईआरटी सार संग्रह शुरू करने वाले हैं। ये आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बुक का जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सब इस बुक में वन लाइनर के रूप में दिया हुआ है। ये आपका न्यू एडिशन 2026 का है। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपका बेस्ट रिवीजन बुक है। महेश कुमार वर्णमाल जी का ये आपका पुस्तक है। इसमें लेटेस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न जोड़ा गया है, जैसे आर्थिक समीक्षा, रामसर साइट्स, वन रिपोर्ट, बजट, नोबेल पुरस्कार, जीआई टैग। ये सब आपका 2026-25 का लेटेस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न जोड़ा गया है। आज से हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का ये आपका क्लास नंबर 1 है। टॉपिक का नाम है जीव विज्ञान की शाखा, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? सही आंसर है अंगूर। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर से, अंगूर के उत्पादन से। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था और आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है, वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? अर्थ वर्म, केचुआ। अगला प्रश्न है कि पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। अगला पॉइंट है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकीकी, डेमोग्राफी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जनांकीकी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्म का। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरी कल्चर। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरी कल्चर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। नेक्स्ट टॉपिक है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान की शाखा और इनके जनक का नाम है। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? एंटोनी वैन लीवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है? विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है? विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक कौन है? हुगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक कौन है? हुगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान के जनक कौन है? हेनरिच एंटन डी बेरी। कवक विज्ञान के जनक कौन है? हेनरिच एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है?
स्टीफन हेल्स। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप के जनक कौन है? कार्ल लैंडस्टेनर। रुधिर वर्ग के जनक किसे कहते हैं? कार्ल लैंडस्टेनर। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है? थॉमस एडिसन। अनुवांशिकी जेनेटिक्स का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स का जनक किसे मानते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक किसे मानते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक बीरबल साहनी। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक बीरबल साहनी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक किसे कहते हैं? पॉल बर्ग। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान का जनक एफी फ्रेटच। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक एमओपी अयंगर। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक एमओपी अयंगर। अगला फैक्ट है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान का जनक हिपोक्रेटस। औषधि विज्ञान के जनक हिपोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी माइक्रोस्कोपी सूक्ष्मदर्शिकी के जनक एंटोनी वैन। सूक्ष्मदर्शिकी का जनक एंटोनी वैन। जीन चिकित्सा के जनक एंडरसन। जीन चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है? एंडरसन। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला टॉपिक है वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। घास विज्ञान घासों का अध्ययन को क्या कहते हैं? घास विज्ञान। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एल्गोलॉजी। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान। जीवाणुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान। ब्रायोफाइटा का अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा का अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी। पादपों में रोगजन्य गांठों या पादप कैंसर अध्ययन को क्या कहते हैं? कैसिडोलॉजी। पादपों में रोगजन्य गांठों या पादप कैंसर का अध्ययन को क्या कहते हैं? कैसिडोलॉजी। वृक्षों की आयु का अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षों की आयु का अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक बॉटनी। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक बॉटनी। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन को क्या कहते हैं? एथनोबॉटनी। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन को क्या कहते हैं? एथनोबॉटनी। वनों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट्री। वनों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट्री। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन को क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन को क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी। कृत्रिम जीन्स
का निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। कृत्रिम जीन्स का निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। लाइकेंस का अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी। लाइकेंस का अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। अगला फैक्ट है, कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइकोप्लाज्म का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मोलॉजी। अगला फैक्ट है, निमेटोडस का पादपों का साथ संबंध का अध्ययन को क्या कहते हैं? निमेटोलॉजी। निमेटोडस का पदार्थ के साथ संबंध का अध्ययन को क्या कहते हैं? निमेटोलॉजी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोबोटनी। अगला फैक्ट है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोबोटनी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोबोटनी। परागकणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोनोलॉजी। परागकणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोनोलॉजी। अगला फैक्ट है, पादप रोगों का उपचार और अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। पादप रोगों का उपचार और अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। पोषक तथा परजीवियों के संबंध का अध्ययन को क्या कहते हैं? पैरासिटोलॉजी। अगला फैक्ट है, पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पैरासिटोलॉजी। अगला फैक्ट है, औषधीय पादपों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फार्मेकोलॉजी। औषधीय पादपों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फार्मेकोलॉजी। अगला फैक्ट है, विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। अगला फैक्ट है, टेरिडोफाइटस का अध्ययन को क्या कहते हैं? टेरिडोलॉजी। टेरिडोफाइटस का अध्ययन को क्या कहते हैं? टेरिडोलॉजी। अगला फैक्ट है, पौधों के वितरण और उसके कारणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइटोजियोग्राफी। पौधों के वितरण और उसके कारणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइटोजियोग्राफी। अगला फैक्ट है, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन को क्या कहते हैं? स्पेस बायोलॉजी। अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन को क्या कहते हैं? स्पेस बायोलॉजी। अगला फैक्ट है, बीजों का अध्ययन को क्या कहते हैं? स्पर्मेलॉजी। अगला फैक्ट है, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीलियोथेरेपी। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीलियोथेरेपी। अगला फैक्ट है, इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स। अगला टॉपिक है, जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एनाटॉमी क्या है? विच्छेदन के द्वारा शरीर और विविध विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। जैविक और अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। जैविक और अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन को क्या कहते हैं? इंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन को क्या कहते हैं? इंडोक्राइनोलॉजी। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन को क्या कहते हैं? एम्ब्रायोलॉजी। भ्रूणीय संवर्धन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एम्ब्रायोलॉजी। उत्प्रेरकों का अध्ययन को क्या कहते हैं?
एंजाइमोलॉजी। उत्प्रेरकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजाइमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। ये आपका इम्पोर्टेंट है। कीट पतंगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। रुधिर और रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। रुधिर और रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। स्तनधारियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मैमेलोलॉजी। स्तनधारियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मैमेलोलॉजी। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। रोगों की प्रकृति और लक्षण एवं कारकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन को क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन को क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। जीवों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। एक आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जरा विज्ञान। अगला टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत और जैव विकास। फर्स्ट पॉइंट है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? डी लेमार्क ने। पूरा नाम है जीन बेस्टिस्ट डी लेमार्क। अगला पॉइंट है कि वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो-मैग्नोन मानव। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो-मैग्नोन मानव। अगला पॉइंट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। अगला पॉइंट है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। अगला फैक्ट है उद्ध विकास का मुख्य कारक क्या है? उद्ध विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। अगला फैक्ट है उद्ध विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? हुगो डी ब्रिज ने। उद्ध विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? हुगो डी ब्रिज ने। अगला फैक्ट है कि आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। अगला फैक्ट है मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी। अगला फैक्ट है पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल। अगला फैक्ट है शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। अगला फैक्ट है कि किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? हाइड्रा। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क
मस्तिष्क नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रा। अगला फैक्ट है, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय किस युग में हुआ था? मेसोजोइक युग। अगला फैक्ट है कि नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमेली के आकार के कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमैटोफोर्स। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमेली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी और टेरिडोफाइटस में। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी और टेरिडोफाइटस में। अगला फैक्ट है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? व्हिटेकर ने। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? व्हिटेकर ने। अगला फैक्ट है, जिम्पिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटोक ने। जिम्पिंग जीन की खोज किसने किया था? मैकक्लिंटोक ने। कौन से क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? ग्वानिन तथा साइटोसिन। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। चमगादड़ को किस में सम्मिलित किया गया है? चमगादड़ क्या है? स्तनपायी। अगला फैक्ट है, वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। कौन कौन? मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ये हमेशा आपको रात में ही उड़ते हुए नजर आएंगे। अगला टॉपिक है, कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। ये आपका साधारण नाम है, ये आपका वैज्ञानिक नाम है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पारडस। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पारडस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस कैटस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस कैटस। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीसर एरिएटिनम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीसर एरिएटिनम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एटिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एटिवम। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। अगला फैक्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना और स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना में और
स्ट्रोमा में होता है। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण। एक आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। कौन भेजता है? बायां निलय। अगला फैक्ट है, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेल्यूलोज। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेल्यूलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवकों और शैवालों से। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवकों और शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम यानी Mg। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र यानी ट्रेकिया के द्वारा। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र, जिसे ट्रेकिया कहते हैं। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुनेन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुनेन। कुनेन कहाँ से प्राप्त होता है? सिनकोना नामक पादप की छाल से। यह किस प्रकार का उदाहरण है? आवृतबीजी पादप का उदाहरण है। सेव में पाया जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? सेव में पाए जाने वाले लाल रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। सेव में पाया जाने वाला लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। टमाटर में लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। टमाटर में लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोरस रुब्रा यानी लाल शहतूत। मोरस अल्बा यानी सफ़ेद शहतूत। मोरस नाइग्रा यानी काली शहतूत। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान होती है? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान होती है? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान। नेपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। नेपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोदभिद। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोदभिद। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घड़े के रूपांतरित हो जाता है। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों का पर्ण फलक घड़े में रूपांतरित हो जाता है। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? डूब या एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होता है और खाने वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? प्रकंद। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्साइसिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? हवेल। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? हवेल।
रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? फ्यूमा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। समुद्री घोड़ा किस प्रकार का जीव है? मछली। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? एकिडना। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है लेकिन बच्चा नहीं देता? एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन और मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, जो पुरुष में पाया जाता है। सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल, ये महिला में पाया जाता है। सील किस वर्ग का प्राणी है? सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? अस्वेरकस। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आती है? स्तनपायी। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आती है? स्तनपायी। अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। गन्ने के रोपड़ में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। गन्ने के रोपड़ में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना। लहसुन की गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक यानी एलिमन की उपस्थिति के कारण। लहसुन की गंध किसके कारण होता है? सल्फर यौगिक एलिमन की उपस्थिति के कारण। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। एक आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मेढक, मेढक जो है जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? उभयचर। अगला फैक्ट है, अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश। अगला फैक्ट है, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम के द्वारा। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859। डार्विन का पुस्तक का नाम क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का एडिशन प्रकाशित कब हुआ था? 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है? जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप में। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप। अगला फैक्ट है, कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है।
अगला फैक्ट है, सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, कौन सा पक्षी है? शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच, जो सबसे तेज दौड़ता है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? हेलोफाइटस। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? हेलोफाइटस। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? एस प्रावस्था में। अगला फैक्ट है, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डायटम। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डायटम। पपीता का पीला रंग किस कारण होता है? केरिकाजेंथिन की उपस्थिति के कारण। अगला फैक्ट है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? हल्दी तना से प्राप्त होता है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से, जो भूरी शैवाल है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अगला फैक्ट है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों का नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गेम्बुसिया फिश। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गेम्बुसिया फिश। अगला फैक्ट है, बिस्फेनोल ए यानी बीपीए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल और खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल और खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है? जाइमेस। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है? जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविकता का नियम। क्यूनिन अथवा कुनेन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना की छाल से। क्यूनिन तथा कुनेन किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना की छाल से। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी यानी मटर का। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी में आधुनिक अनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने सबसे पहले किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर को। क्या बोलते हैं? गार्डन पी। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 35 से 40 डिग्री
सेल्सियस के बीच। एक आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि मोलस्का संघ के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो मोलस्का संघ में कौन से जीव आते हैं? सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश, ये सब मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। ये आपका पार्ट 1 है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।